चंदनपुर नाम का एक छोटा सा सादा सा गांव था। वही रहती थी एक मासूम सी लड़की अनन्या। घर में तंगी तो बहुत थी, मगर मोहब्बत, अदब और संस्कारों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके पिता हरिराम खेतों में मजदूरी करते थे और मां शांति देवी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाती थी। बचपन से ही अनन्या बहुत जहीन, बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान बसता था। लेकिन घर वालों का यह ख्याल था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाकर क्या हासिल होगा। इसी सोच में जब अनन्या सिर्फ 15 साल की थी, उसका रिश्ता एक दूर के रिश्तेदार के बेटे रमेश से कर दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से अनन्या मायके में ही रही। उसे कहा गया कि 18 साल की होते ही तुम्हें ससुराल भेज देंगे। ये सुनकर उसके दिल के सारे सपने जैसे बिखर गए। वो स्कूल जाती, अच्छे नंबर लाती, मगर दिल में एक अजीब सा डर बस जाता कि 18 साल के बाद उसकी दुनिया बदल जाएगी और शायद उसकी पढ़ाई भी वही खत्म हो जाएगी। अनन्या दिलोजान से पढ़ाई से मोहब्बत करती थी। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो बड़ी अफसर बने, पुलिस की वर्दी पहने, गाड़ी पर डीएसपी लिखा हो और लोग उसे सलाम करें। समय गुजरता गया, शादी हुई थी, लेकिन रमेश से कोई गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। फिर भी 17 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके पहली बार उससे कहा, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूं? पढ़ाई मेरी जान है, मैं कुछ बनना चाहती हूं। रमेश ने उस वक्त बस यूं ही हामी भर दी, ये सोचकर कि अब मना करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अनन्या को लगा शायद अब उसकी जिंदगी में कोई नई सुबह आएगी। लेकिन जैसे ही वो 18 साल की हुई, उसे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ा घर था, बड़ा खानदान था और उससे भी बड़ी थी जिम्मेदारियां। सुबह आंख खुलते ही काम का ऐसा ढेर सामने होता कि अनन्या खुद के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। सास सख्त मिजाज की थी, घर में अनुशासन चाहिए। ससुर पुराने ख्यालात वाले थे, बहू घर संभाले यही काफी है। रमेश एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वो अनन्या को पढ़ने देगा, मगर ससुराल का माहौल आते ही ये बात धुंधली पड़ने लगी। कुछ महीने गुजरे, अनन्या ने हिम्मत जुटाई और फिर कहा, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। क्या मैं आगे पढ़ सकती हूं? रमेश ने चौंक कर देखा, अब कैसी पढ़ाई? घर का काम देखो। हमारे घर में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नहीं पढ़ना है। उसकी ये बात अनन्या के दिल पर जैसे भारी चोट बनकर बैठ गई। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सोचती रही, शायद एक दिन रमेश समझ जाएगा। मगर वक्त के साथ रमेश का स्वभाव और भी कड़क होता गया। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, ऊंची आवाज में बोलना, सब आम हो गया। एक रात बहुत हिम्मत करके अनन्या ने फिर कहा, रमेश, मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई करना चाहती हूं। घर का काम भी करूंगी, पढ़ाई भी, बस इजाजत दे दो। रमेश ने आंखें तरेरी और तुनक कर बोला, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा? मैंने कह दिया ना, आगे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। दोबारा ये बात जुबान पर मत लाना। धीरे धीरे यही गुस्सा रोज का मामला बन गया। छोटी सी बात भी बहस में बदल जाती और बहस झगड़े में। अनन्या की हालत देखकर कभी कभार सास ससुर भी बीच में बोलते, मगर उनकी सोच भी वही पुरानी थी। लड़की का काम तो घर संभालना ही है। अब अनन्या के चेहरे की चमक कम होने लगी थी। पहले जैसा जोश नहीं बचा था, मगर दिल के किसी कोने में उसका सपना अभी भी जिंदा था, टिमटिमाती हुई लौ की तरह। एक दिन बड़ी बहस के बाद रमेश ने पहली बार उस पर हाथ उठा दिया। अनन्या के दिल में जैसे हजारों शीशे टूट गए। दिन बीतते गए और हालात और बदतर होते गए। रमेश रोज खेत से लौटकर किसी भी छोटी बात पर चिल्ला उठता। गुस्सा अब उसका स्वभाव बन गया था। अनन्या हर बार चुप रहती। रातों को उसका दिल चुपचाप रोता। दिन में वो मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। एक रात अपमान की आग में तड़पती हुई अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। उसी पल उसने फैसला कर लिया,
अगर मैं यही रही तो मेरी जिंदगी इसी तकलीफ में खत्म हो जाएगी। उसने कांपते हाथों से एक छोटा कागज उठाया और लिखा, रमेश, जब मैं सिर्फ 15 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे सपने अब भी जिंदा है। मैं एक दिन अफसर बनकर वापस आऊंगी। नोट रखकर वो चुपचाप घर से निकल गई। स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूर था। डर था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। 1 घंटे बाद वो स्टेशन पहुंची। पैसे बहुत कम थे, फिर भी उसने नोएडा का टिकट लिया। सुबह होने से पहले ट्रेन आई और वो उसमें चढ़ गई। नोएडा पहुंचकर वो बिल्कुल अकेली थी। सुबह 4 घरों में काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम को फिर काम और रात को कम नींद, ज्यादा मेहनत, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी और प्रीलिम्स में रह गई। उस रात वो बहुत रोई। तभी उसकी पड़ोस की लड़की कविता आई और बोली, अनन्या, हार मत मानो, एक बार और कोशिश करो। उसकी बातों ने अनन्या को फिर खड़ा कर दिया। दूसरी बार परीक्षा दी और इस बार उसका नाम सूची में था। फाइनल रैंक आई और अनन्या को बेहतरीन नंबरों के साथ डीएसपी का पद मिला। जब उसने पहली बार वर्दी पहनी, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। डीएसपी बनने के बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन एक सवाल उसे कचोटता रहता, रमेश कहाँ है? इसी बीच उसे वृंदावन के बड़े धार्मिक आयोजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। वहीं भीड़ के बीच उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। आवाज सुनते ही उसका दिल कांप गया। वो रमेश था। दोनों आमने सामने थे, एक वर्दी में, दूसरी सड़क पर टूटी हुई जिंदगी के साथ। रमेश ने रोते हुए अपनी गलतियां स्वीकार की। अनन्या ने इंसानियत के नाते उसे संभालने का फैसला किया, लेकिन पुरानी जिंदगी में वापस नहीं गई। उसने उसे इलाज और सुधार का रास्ता दिखाया। वृंदावन की उस सुबह के बाद अनन्या की जिंदगी बाहर से जितनी सुलझी हुई दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई हो गई थी। डीएसपी की वर्दी, सलाम करते लोग, जिम्मेदारियां, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था, क्या इंसान सच में बदल सकता है? रमेश अब नशा मुक्ति केंद्र में था। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था। शरीर धीरे धीरे संभल रहा था, लेकिन आत्मा अब भी अपराध बोध से भरी हुई थी। हर रात वो अनन्या का लिखा हुआ वही पुराना खत याद करता, जिसे वो सालों तक अपने साथ रखे रहा था। वही खत उसकी सबसे बड़ी सजा भी था और सबसे बड़ी सीख भी। अनन्या हर हफ्ते एक बार उससे मिलने जाती, न अफसर बनकर, न पत्नी बनकर, बस एक इंसान बनकर। वो ज्यादा बातें नहीं करती, बस देखती रहती कि रमेश की आंखों में सचमुच पछतावा है या फिर हालात की मजबूरी। एक दिन रमेश ने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना साथ, ना नाम। बस इतना चाहता हूं कि मैं अपनी गलती का बोझ कुछ हल्का कर सकूं। अगर कभी किसी काम आ सकूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी माफी होगी। अनन्या पहली बार उसकी आंखों में झांक कर बोली, माफी शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से मिलती है। पहले खुद को इंसान बनाओ, बाकी वक्त तय करेगा। समय गुजरता गया, इलाज पूरा हुआ। रमेश को नशा मुक्ति केंद्र में ही सहायक के तौर पर काम दे दिया गया। वही आदमी जो कभी दूसरों पर हुक्म चलाता था, अब टूटे हुए लोगों को सहारा देने लगा था। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, अनुभव की खामोशी थी। इधर अनन्या की जिंदगी भी आसान नहीं थी। एक महिला डीएसपी होना, वो भी सीधे सपाट फैसले लेने वाली, कई लोगों को यह रास नहीं आता था। विभाग के अंदर भी फुसफुसाहटें थी। इतनी आगे कैसे पहुंच गई? किसका सहारा होगा? अनन्या सब सुनती थी, लेकिन जवाब सिर्फ अपने काम से देती थी। इसी बीच एक बड़ा केस सामने आया, मानव तस्करी और नशे के नेटवर्क का। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, तार उसी इलाके से जुड़ने लगे
जहां रमेश काम करता था। अनन्या के सामने फिर एक कठिन सवाल खड़ा हो गया, कर्तव्य या अतीत। उसने रमेश को बुलाया, सीधा सवाल किया, अगर तुम्हें सच पता है तो क्या तुम गवाही दोगे? रमेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी सच्चाई किसी और की जिंदगी बचा सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उस दिन रमेश ने जो जानकारी दी उसने पूरे नेटवर्क की नींव हिला दी। कई बड़े नाम सामने आए, कार्रवाई हुई, मीडिया में अनन्या की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लेकिन इसके साथ ही एक खबर आग की तरह फैल गई। डीएसपी अनन्या ने अपने पति का इस्तेमाल केस में किया। अनन्या को नोटिस मिला, पूछताछ हुई, सवाल उठे। उसने सिर्फ इतना कहा, कानून सबके लिए बराबर है, रिश्ते अगर कानून से ऊपर हो तो इंसाफ मर जाता है। जांच बैठी, सब साफ हुआ, आरोप झूठे निकले। अनन्या और मजबूत होकर निकली। कुछ महीनों बाद एक शाम वृंदावन के घाट पर आरती हो रही थी। अनन्या वहां खड़ी थी, रमेश थोड़ी दूरी पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई वादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस शांति। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे इंसान समझा, अपराधी नहीं। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। मैंने तुम्हें नहीं बचाया रमेश, मैंने बस इंसानियत को मरने नहीं दिया। दिए नदी में बह रहे थे, कुछ डूब रहे थे, कुछ दूर तक रोशनी फैलाकर आगे बढ़ रहे थे, और उसी रोशनी में ये कहानी आगे बढ़ रही थी, जहां न कोई पूरी तरह सही था न पूरी तरह गलत। बस इंसान थे, गलतियों से सीखते हुए, दूसरा मौका ढूंढते हुए। वृंदावन की गलियों में वो शाम कुछ अलग थी। घाटों पर जलते दिए, मंदिरों से आती आरती की आवाज और हवा में घुली भक्ति, सब कुछ शांति से भरा हुआ था। लेकिन अनन्या के मन में आज भी एक हलचल थी। वो जानती थी कि कुछ अधूरे सवाल अब भी उसकी आत्मा के दरवाजे पर खड़े हैं। रमेश अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा था। उसकी चाल में झुकाव था, आंखों में नम्रता थी और आवाज में पछतावे की गहराई। वो नशा मुक्ति केंद्र में रहकर दूसरों की जिंदगी संवारने लगा था। कई टूटे हुए लोग उसे देखकर हिम्मत पाते थे, अगर ये आदमी बदल सकता है तो शायद मैं भी बदल सकता हूं। लोग ऐसा कहते और रमेश चुपचाप सिर झुका लेता। एक दिन कविता अनन्या के पास आई। अनन्या, तुम्हें एक बात कहूं? कहो। तुमने सबको इंसाफ दिया, खुद को भी, समाज को भी, लेकिन क्या तुमने अपने दिल को इंसाफ दिया? अनन्या चुप हो गई। यह सवाल किसी आदेश जैसा नहीं था, बल्कि आईने जैसा था। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। उसे वो लड़की याद आई जो कांपते कदमों से गांव छोड़कर निकली थी। वो भीख मांगता रमेश याद आया, और वो डीएसपी अनन्या भी, जिसे लोग सलाम करते थे। तीनों एक ही जिंदगी के अलग अलग पड़ाव थे। अगले दिन उसने रमेश को मिलने बुलाया। रमेश डरते डरते सामने बैठा। मैडम, अनन्या ने उसे रोक दिया, यहां मैं डीएसपी नहीं हूं। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अनन्या बोली, रमेश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। रमेश की आंखें भर आई। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि सब पहले जैसा हो जाए। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, हम दोनों बहुत आगे आ चुके हैं, अलग अलग रास्तों पर। रमेश ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, और यही सही है। तुम जहां हो वहां तुम्हें होना चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए था कि मैं अपने गुनाह के बोझ के साथ ना मरूं। अनन्या पहली बार मुस्कुराई, एक हल्की, सच्ची मुस्कान। जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, उससे जियो। कुछ महीनों बाद अनन्या का तबादला बड़े शहर में हो गया। नई जिम्मेदारी, नया क्षेत्र, नया संघर्ष। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका आत्मविश्वास था। रमेश ने भी वृंदावन नहीं छोड़ा। वो वहीं रहकर लोगों को नशे और अंधेरे से बाहर निकालने का काम करता रहा। समाज में धीरे धीरे उसकी पहचान बदली। अब वो भिखारी नहीं था, बल्कि मिसाल था।
एक दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। पूर्व नशेड़ी युवक ने 50 लोगों को नशे से मुक्ति दिलाई। अनन्या ने खबर पढ़ी, अखबार मोड़ा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, शायद यही न्याय था। उस शाम उसने फिर वर्दी पहनी, आईने में खुद को देखा। अब उस चेहरे में दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। क्योंकि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि खुद को कैसे बचाया जाए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती। ये कहानी वही खत्म होती है जहां एक लड़की ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक टूटे हुए इंसान ने खुद को बदल लिया। यही जिंदगी है, यही दूसरा मौका है और यही असली जीत।